हेलो नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्टूडियो के अंदर। हम आरपीएससी स्कूल व्याख्याता हेतु एजुकेशनल मैनेजमेंट के टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का अपना टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में कुल या संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन। शिक्षा में कुल या संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, यह टॉपिक जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। ये पूरी क्लास अपने कॉन्सेप्ट बेस ही रहेगी और ये टॉपिक भी कॉन्सेप्ट बेस ही है। इसके अंदर फैक्ट्स बहुत कम है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है और इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को हम शिक्षा में किस प्रकार लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की अवधारणा उद्योग जगत से जुड़ी हुई है। सबसे पहले उद्योग जगत में आई थी, ठीक है। उसके बाद में हम इसको अलग अलग क्षेत्रों के द्वारा अपनाया गया, जिसमें शिक्षा में भी इसको अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और शिक्षा में इसको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, यह पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को तैयार करने मैंने 3 से 4 स्रोतों का सहारा लिया है, इसलिए कई जगह कुछ चीज़ें रिपीट भी हो सकती है और छोटी छोटी कई जगह रिपीट होगी, ठीक है। और ये 1 से 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। इस 1.5 घंटे की क्लास के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। शिक्षा में इसको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप इस पूरी क्लास को देखते हैं तो आपका इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन, ये पढ़ने से पहले हमें ये देखना होगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट, इसमें क्वालिटी शब्द खास इंपॉर्टेंट है। तो गुणवत्ता, गुणवत्ता किसको कहते हैं? गुणवत्ता, गुणवत्ता किससे, किसकी गुणवत्ता की बात की जा रही है? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जो उत्पाद है, ठीक है ना, जो भी उद्योग से जो प्रोडक्ट निकलता है उसकी बात की जा रही है। क्या वह ग्राहक की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ग्राहक की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस उत्पाद की श्रेष्ठता और उत्कृष्टता को ही हम क्या कहते हैं? गुणवत्ता कहते हैं, क्वालिटी कहते हैं। कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पर वो खरा उतर रहा है, उम्मीदों पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, फीचर्स कैसा है, रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें जो है क्वालिटी के अंदर आती है। अब इसको देखते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट से जुड़ी हुई 3 कॉन्सेप्ट, रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं तो आगे हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल। पहले क्या होता था, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, हर उद्योग के अंदर एक क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता था। कोई भी प्रोडक्ट जो लास्ट में बन करके आता था उसमें यह देखा जाता था कि वह सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी फिटनेस कैसी है, ठीक है। उसको मार्केट में उतारने से पहले सब फाइनली उसको चेक किया जाता था, ठीक है। इसको कहा जाता था क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता था क्वालिटी जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। बाजार में प्रोडक्ट उतारने से पहले उसकी फिटनेस चेक की जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनने के बाद होता था, याद रख लेना, ये लास्ट में काम होता था। लेकिन आजकल क्वालिटी कंट्रोल की बजाय सीधा ध्यान किस पर जा रहा है? क्वालिटी मैनेजमेंट पर ध्यान जा रहा है। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा है, ऑल ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस दैट एंश्योर क्वालिटी। क्वालिटी, यहां तो क्वालिटी चेक की जाती थी, लेकिन क्वालिटी मैनेजमेंट में उस पूरे प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है वो संपूर्ण प्रोसेस पर ध्यान दिया जाए। जो क्वालिटी बना रहा है, उस प्रोडक्ट को बना रहा है, अगर उस प्रोसेस को ही ठीक कर दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था, अगर वो फाइनल प्रोडक्ट खराब निकला तो वो वापस से कहाँ जाता था? वापस से सिस्टम में जाता था, उस पर वापस से काम करना पड़ता था, उस पर वापस से रीवर्क, टाइम और मनी का वेस्टेज होता था। तो बाद में विद्वानों ने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल की बजाय हमें उस प्रोसेस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर हम उस प्रोसेस को ठीक कर लें तो वो जो क्वालिटी अपने आप सुधर करके आ जाएगी। और इस प्रोसेस को सुधारने का नाम ही है क्वालिटी मैनेजमेंट।
यदि हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है ना, हमें जो रिपेयर, जो यहाँ पर रिपेयर के अंदर टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रही है, उससे अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें कहाँ फोकस करना पड़ेगा? जो ये पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस पर ध्यान देना पड़ेगा। यदि हम प्रोसेस ठीक कर लेंगे तो क्वालिटी अपने आप सुधर जाएगी। और इस प्रोसेस को ठीक करने का मतलब ही है, वो पूरा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस अगर ठीक कर लेंगे तो उससे क्वालिटी अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। इसी को बोला जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट अवधारणा ये आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये है कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं हर कंपनी के, जिससे ये मालूम पड़ जाता है, ग्राहक को मालूम पड़ जाता है, ग्राहक को वो चीज़ें पसंद आती है कि फलाना वस्तु के अंदर ये गुणवत्ता मौजूद है, और उसका प्रचार भी किया जाता है। कंपनी के द्वारा इन चीज़ों का प्रचार भी किया जाता है कि हमारी जो चीज़ है उसके अंदर ये विशेषता है। इससे ग्राहक की उसके अंदर विश्वास बना रहता है। इसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो मूल बात यही है कि क्वालिटी कंट्रोल की बजाय आज किस पर ध्यान दिया जा रहा है? क्वालिटी मैनेजमेंट पर। यानी वो सारा प्रोसेस जिससे क्या हो जाएगी, क्वालिटी अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। हमें बार बार रीवर्क करने की जरूरत नहीं है, हमें बार बार प्रोडक्ट को ठीक करने की जरूरत नहीं है, टाइम और पैसा जो है वो खराब करने की जरूरत नहीं है, यदि हमने प्रोसेस को सुधार लिया। इसी को बोला जाता है क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट स्टेप है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तो ये क्या होता है पूरा इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए यहां पर अपन ने भी देखा ना, तो उसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी इंश्योरेंस, और फिर नीचे सबसे छोटा कॉन्सेप्ट है क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब सदा के अंदर जो कई बार जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, और आपको कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे और उसमें से कौन सा है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये उद्योग जगत से, मैनेजमेंट से जुड़ी हुई उदाहरणाएं, आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखते हैं अपन इस सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई। तो क्या हुआ, 1970 के अंत और 80 के दशक की शुरुआत में वैश्विक मंदी चल रही थी। वैश्विक मंदी के दौरान क्या हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका और बाकी दुनिया को जापान से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। जापानियों ने क्या किया था, विश्व मोटर वाहन व इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में, ये जो मोटर वाहन की जो उनकी कंपनियां थी और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की जो कंपनियां थी जापान की, पूरे विश्व में जापान की कंपनियों ने कब्जा कर लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी देश को भी इसकी टक्कर का सामना करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उत्पादन करने का तरीका मिल गया था। कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाला सामान उत्पादन करने का जापानियों को एक तरीका मिल गया था। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका में निगमों ने जापानी वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को अधिक बारीकी से देखा। फिर अमेरिका की कंपनियों ने देखा कि ये जापानी लोग किस प्रकार से ये अपने कम पैसों के अंदर अधिक गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट ला रहे हैं। उत्पादन में सुधार करने लगे, यूएसए वाले सुधार करने लगे, दुनिया भी सुधार करने लगी और बाजार हिस्सेदारी को पुनः प्राप्त करने के तरीके खोजने लगी। और फिर बाद में उनको तरीके खोजने लगी और उनका समाधान निकला TQM। उनको लगा कि ये जो है वो हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिद्धांत को यदि हमारे उद्योगों में भी लागू कर दिया जाए तो हम जापान जैसी समृद्धि हासिल कर सकते हैं, यानी कि लो कॉस्ट पर हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट पैदा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा से एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। प्लास्टर टॉयज एक कंपनी है, ठीक है, वो प्लास्टिक के खिलौने बनाती है। वो ब्रांड अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर लेता है। माता पिता भी गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए इस पर निर्भर थे, ठीक है। बाद में क्या होता है, प्लास्टिक से हम जानते हैं कि प्रदूषण होता है। तो पर्यावरण अभियानों ने खिलौनों की बिक्री को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इस पर्यावरण अभियान चले और प्लास्टिक से प्रदूषण होता है, इसलिए खिलौनों की बिक्री थोड़ी कम हो गई। प्लास्टर टॉयज के जो कंपनी के खिलौने कम और कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। तो कंपनी ने क्या किया,
इस पर प्रतिक्रिया के रूप में कंपनी प्रबंधन और अधिकारी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का उपयोग करके खिलौनों का निर्माण के लिए टीक्यूएम दृष्टिकोण को लागू करने पर सहमत हो गए। उन्होंने क्या किया, उस जो प्लास्टिक की क्वालिटी है उसको बदल दिया। उन्होंने मार्केट के अंदर ऐसा प्लास्टिक लाया जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जो कि पर्यावरण को कम प्रदूषण फैलाता है, कम नुकसान पहुंचाता है, ऐसा प्लास्टिक मार्केट में लाया और उसका प्रचार करना शुरू कर दिया। और ये इन्होंने किस तकनीक के द्वारा किया था, टीक्यूएम के द्वारा। और इससे क्या हुआ, वो उन्होंने ये प्रचार किया कि खिलौने पर्यावरण के लिए कम हानिकारक, उनकी कंपनी के खिलौने पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। कुछ ही महीनों के अंदर क्या हुआ, बाजार में अपनी मूल स्थिति पर आ गई। उसकी प्लास्टर टॉयज के जो बिक्री है वो वापस से अपनी मूल स्थिति में आ गई। ठीक है, पहले प्लास्टिक के खिलौने बेचे, पर्यावरण आंदोलन हुए, बिक्री कम हुई, बाद में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वाले टॉयज लाना, प्लास्टिक के कम टॉयज बनाना शुरू कर दिया और वापस से जो है कंपनी ने अपनी मूल स्थिति में आ गई। ठीक है, इसी प्रकार के उदाहरण आप टोयोटा और मोटोरोला के भी देखेंगे। ठीक है, टोयोटा और मोटोरोला की भी आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पर। अब इस चीज को समझ लीजिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, क्वालिटी कंट्रोल देखो उससे भी एक नीचे होती है इंस्पेक्शन करना। हमें क्वालिटी सुधारनी है तो नॉर्मली कई बार क्या होता है, कंपनी के अंदर इंस्पेक्शन होते हैं, बड़े अधिकारियों के द्वारा इंस्पेक्शन किए जाते हैं, ये लो लेवल का काम है। फिर क्वालिटी कंट्रोल में क्या किया जाता है, बीमारी का पता लगाया जाता है कि वस्तु में क्या खराबी है और उसके बाद में उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। ठीक है ना, क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, लास्ट में प्रोडक्ट आया उसमें क्या कमी है और उसमें कमी को दूर किया जाता है। ठीक है ना, बीमारी का पता लगाया जाता है और उसको उपचार किया जाता है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस में क्या किया जाता है, प्रिवेंशन पर बल दिया जाता है। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में किया जाता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया जाता है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट किया जाता है मतलब आपके प्रोडक्ट को यदि मार्केट से कोई चैलेंज मिल रहा है किसी भी प्रकार से, जैसे प्लास्टर टॉयज कंपनी के खिलौनों को मार्केट से एक चैलेंज मिला पर्यावरण आंदोलनों का कि प्लास्टिक जो है वो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो तुरंत ही कंपनी ने क्या किया, अपनी अप्रोच को बदला, प्लास्टिक की जगह, नॉर्मल प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक लाया, कंटिन्यूस इंप्रूव कर लिया। तो वो जो कंपनी को जो नुकसान हुआ था वो वापस से उस नुकसान की क्या हो गई, भरपाई हो गई। वो कंपनी का जो बिक्री है वो वापस उसी स्थिति में आ गया। इसको बोले जाता है टोटल क्वालिटी मैनेज। ये किस सिद्धांत के द्वारा उस कंपनी ने किया था, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिद्धांत के आधार पर किया था। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इसमें से अगर आपको क्वालिटी सुधारनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि सतत सुधार। ठीक है ना, ये सब लो लेवल के काम है। इसको बोला जाता है हायरार्की ऑफ क्वालिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है क्या, यह एक प्रबंधन ढांचा है या प्रबंधन की एक तकनीक है जो इस विश्वास पर आधारित है। किस विश्वास पर आधारित है, इस विश्वास पर आधारित है कि इस विश्वास पर आधारित है एक संगठन अपने सभी सदस्यों और निम्न स्तर के श्रमिकों से लगा करके उच्च स्तर के रैंकिंग के अधिकारी, अपने सभी सदस्य, एक कंपनी जो है यदि निम्न स्तर के श्रमिक जो है उससे लगा करके उच्चतम स्तर के जो रैंकिंग के अधिकारी हैं तक गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें, गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करें और इस प्रकार ग्राहक को वितरित करके, अगर यही चीज और गुणवत्ता पर ध्यान करे और ग्राहक को ये गुणवत्ता वितरित करे तो दीर्घकालिक सफलता का निर्माण किया जा सकता है। ग्राहक की संतुष्टि से एक दीर्घकालिक सफलता मिल सकती है। कैसे, यदि संगठन के सभी सदस्य चाहे वो लो लेवल से हाई लेवल के सभी अधिकारी गुणवत्ता सुधार पर सतत ध्यान केंद्रित करें तो एक दीर्घकालिक सफलता मिल सकती है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन को ग्राहक उन्मुख प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इस ग्राहक उन्मुख प्रक्रिया, इसका उद्देश्य है व्यवसाय संचालन में निरंतर सुधार है। व्यवसाय संचालन में निरंतर सुधार करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी संबद्ध कार्य, विशेषकर कर्मचारियों के
उत्पाद की गुणवत्ता या सेवा की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उत्पादन प्रक्रिया या सेवाओं के प्रतिपादन की प्रक्रिया को बढ़ाने के सामान्य लक्ष्यों की ओर है। हालांकि प्रगति की निगरानी के लिए प्रदर्शन मैट्रिक्स के उपयोग के साथ साथ तथ्य आधारित निर्णय लेने पर जोर दिया जाता है। कहने का मतलब यह है कि टीक्यूएम के लिए संगठनों को निरंतर सुधार और काइजेन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। काइजेन का मतलब होता है, एक जापानी विधा है। काइजेन एक जापानी विधा है जिसमें निरंतर सुधार पर बल दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके निरंतर सुधार पर बल दिया जाता है। ये जापानी तरीका है किसी टारगेट को अचीव करने का, काइजेन, ठीक है ना। तो निरंतर सुधार करने को ही जापान में क्या बोला जाता है, काइजन बोला जाता है। तो टीक्यूएम जो है वो संगठनों को निरंतर सुधार करने की बात करता है, काइजन पर ध्यान केंद्रित करने की बात करता है। यह केवल अल्पकालिक वित्तीय लाभ पर जोर देने की बजाय लंबी अवधि में प्रक्रिया में सुधार पर ध्यान केंद्रित पर बल देता है। यह केवल अल्पकालिक लाभ की बजाय लंबी अवधि तक जो प्रक्रिया में सुधार की बात करता है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। याद रख लेना, प्रक्रिया में गुणवत्ता नियंत्रण, यानी कि प्रक्रिया को अगर हम नियंत्रित कर लेंगे, प्रक्रिया में यदि हम गुणवत्ता लाएंगे, ठीक है ना, क्वालिटी इन प्रोसेस, ये अगर हम लाएंगे, ये डेमिंग विद्वान है, ठीक है ना, ये टीक्यूएम का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डेमिंग ने ही दिया है, अमेरिका के यूएसए के विद्वान है, ठीक है ना। इसको फादर ऑफ टीक्यूएम भी कहा जाता है, डेमिंग, आगे आएगा अपने। तो ये कहते हैं कि प्रक्रिया में गुणवत्ता लानी पड़ेगी, प्रोसेस में जो चीज बन रही है उसके अंदर गुणवत्ता लानी पड़ेगी। तो ये पूरी अवधारणा में कुल का मतलब क्या होता है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन, कुल का मतलब संगठन के सभी कर्मचारी विकास से लेकर उत्पादन से लेकर पूर्ति तक जो काम कर रहे हैं उनके संचालन में सुधार के लिए बाध्य है, यानी कि सभी कर्मचारी इसके अंदर भाग लेंगे, ठीक है ना। वो विकास से लेकर उत्पादन से लेकर पूर्ति तक जो काम कर रहे हैं वो सुधार करेंगे। प्रबंधन इस बात पर जोर देता है कि यह केंद्रित प्रयास होना चाहिए। ताकि उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता को निरंतर आधार पर क्या किया जा सके, सक्रिय रूप से सुधारा जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। इसलिए केंद्रित प्रयास की आवश्यकता है और इसके लिए धन, प्रशिक्षण, स्टाफिंग, स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य प्रदान करना चाहिए, परिभाषित एक स्पेसिफाइड गोल्स देने चाहिए। इसके लिए धन की जरूरत पड़ेगी, कर्मचारियों का प्रशिक्षण कर दिया जाना चाहिए, स्टाफिंग, उसके लिए उचित स्टाफ की भी नियुक्ति की जानी चाहिए। ये सब इसमें आता है। तो गुणवत्ता जो प्रबंधन है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, इसमें कुल और प्रबंधन दो शब्दों का अर्थ होता है। कुल का मतलब सभी कर्मचारी, उसमें पियोन से लगा करके सीनियर मैनेजमेंट तक के जो अधिकारी हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे, वो इस गुणवत्ता सुधार के लिए प्रयास करेंगे, सभी बाध्य होंगे इस कार्य के लिए। और प्रबंधन का मतलब होता है एक सेंट्रलाइज प्रयास करना ताकि उत्पाद और सेवा की गुणवत्ता को निरंतर कंटिन्यूस सुधारा जा सके। उसके लिए धन, प्रशिक्षण, स्टाफिंग और वेल डिफाइंड गोल्स जो है वो तैयार किया जा सके, उनको प्रदान करना चाहिए, तो हम गुणवत्ता सुधार सकते हैं। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि टीक्यूएम का उद्देश्य क्या है। टीक्यूएम का उद्देश्य है यह सुनिश्चित करके कि संगठन के उत्पाद या सेवा की उत्पादन की प्रक्रिया सही हो। यह सुनिश्चित कर लिया जाए यदि कि संगठन के जो उत्पाद या सेवा है कि उसकी उत्पादन की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, वो सही है, तो अपशिष्ट खत्म किया जा सकते हैं। जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसको खत्म किया जा सकता है यदि प्रोसेस सही है, जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो यदि सही है तो अपशिष्ट खत्म हो जाएगा। और अपशिष्ट खत्म हो जाएगा तो टाइम और पैसा जो हमें बार बार रिपेयर में खर्च हो रहा था, रीवर्क में खर्च हो रहा था, वो नहीं होगा, कंपनी की क्षमता बढ़ जाएगी। यह टीक्यूएम का उद्देश्य है।
यह प्रबंधन ढांचा शुरू में विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियों पर लागू किया था, लेकिन दशकों से अन्य क्षेत्रों के संगठनों पर भी इसे अपनाया गया है। अब हम बात करेंगे संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांतों की। इस 8 सिद्धांत है टोटल, ठीक है। इन सिद्धांतों को यदि आप समझ गए तो TQM की अवधारणा आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी, ये मैं आपको बता देता हूं। तो इन सिद्धांतों को आप ध्यान से देखेंगे। कुल 8 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है ग्राहक फोकस। ग्राहक फोकस मतलब उपभोक्ता पर ध्यान केंद्रण करना, कस्टमर फोकस। सबसे पहले यदि हमें गुणवत्ता को सुधारना है तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा जो ग्राहक है वो क्या चाहता है। पहला आपके उत्पाद या सेवा को खरीदने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। पहला सिद्धांत, आपके ग्राहक आपके उत्पाद की गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। यदि आपका उत्पाद किसी आवश्यकता को पूरा करता है और अपेक्षा से अधिक समय तक, उससे अधिक समय तक चलता है, तो ग्राहक जानते हैं कि उन्होंने अपना पैसा एक गुणवत्ता वाले उत्पाद पर खर्च किया है। लेकिन जब आप समझते हैं कि आपका ग्राहक क्या चाहता है, तो आपके पास यह पता लगाने का एक बेहतर मौका होता है कि कैसे सही सामग्री, उनकी अपेक्षाओं को पार करने वाली ऐसे लोग प्राप्त किए जाए और ऐसी प्रक्रिया को प्राप्त किया जाए। हमें जब ये मालूम पड़ जाए कि कस्टमर क्या चाहता है, तब हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि हमें कौन सी सामग्री बनानी है, उसमें किस प्रकार की गुणवत्ता वाली, ताकि लोगों की अपेक्षाएं पूरी की जा सके, और हमें किस प्रकार के लोगों को अपनी कंपनी में लगाना है और किस प्रकार की प्रक्रिया को प्राप्त करना है, किस प्रकार की प्रक्रिया को लागू करना है। ये हमें कस्टमर से ही मालूम पड़ सकता है। इस अवधारणा में यह माना जाता है कि प्रत्येक कंपनी के 2 प्रकार के कस्टमर होते हैं। हर एक कंपनी के 2 प्रकार के कस्टमर। ये मान लीजिए कोई कंपनी है तो एक कस्टमर जो उसके बाहर से आता है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कस्टमर। और एक कस्टमर वो है जो इसमें अंदर काम करने वाले लोग हैं, इसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ है, ठीक है ना, सप्लायर्स है, ठीक है ना, वो सब है। जैसे मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट की हम कल्पना करते हैं, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर यदि कोई बाहर से जो खाना खाने जो आ रहे हैं लोग, वो एक्सटर्नल कस्टमर है। उसके अंदर जो वेटर का काम कर रहे हैं वो हमारे इंटरनल कस्टमर है। वो भी किसी न किसी दिन जब उनके परिवार वाले या कोई ना कोई जो है वो खाना खाना आ सकते हैं, ठीक है। और एक प्रकार से वो हमारी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो वो एक सेवा तो दे ही रहे, साथ साथ में अपनी रेस्टोरेंट से भी तो उसको कुछ मिल रहा है, वो भी तो इस प्रकार से वो हमारा कस्टमर है, ठीक है ना। उसको वेतन मिल रहा है, उसको जो है वो मालिक किस प्रकार से ट्रीट कर रहा है, वो तो एक प्रकार से सेवा ही हुई ना। यदि मालिक उस जो वेटर है उसको सही तरह से संभाल रहा है, उसको सही तरह से बुला रहा है, ठीक है ना, उसको सम्मान दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसका मोरल जो है, ठीक है ना, वो हाई होगा। और बाहर से आने वाले कस्टमर को वो जो है वो सही ढंग से ट्रीट करेगा। बाहर से आने वाले कस्टमर को सही ढंग से ट्रीट करेगा। अंदर वाला जो कस्टमर, यदि उसको मालिक सही ढंग से रखता है, यदि उसको शायद उसकी सेटिस्फैक्शन देता है, तो निश्चित रूप से ये जो इंटरनल कस्टमर है ये बाहर से आने वाले कस्टमर को सही ढंग से ट्रीट करेगा। ये इंटरनल कस्टमर ये समझेगा कि ये मेरा ही रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो मतलब ग्राहक, दोनों प्रकार के ग्राहकों को ये संतुष्ट करने की बात करता है, ठीक है ना। इंटरनल कस्टमर सर्विस लीड्स टू अस टू बीइंग एबल टू कट कॉस्ट, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इंप्रूव कम्युनिकेशन, बूस्ट मोरल एंड देयरफॉर डिलीवर बेटर सर्विस टू अवर एक्सटर्नल कस्टमर, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। आगे देखते हैं। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो एवरीवन वर्किंग इन ए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इज बोथ सप्लायर ऑफ सर्विसेज एंड कस्टमर ऑफ द अदर्स। स्कूल के अंदर जो काम करने वाले जितने भी, चाहे वो टीचर हो, पियोन हो, वो स्टूडेंट को एक प्रकार से सर्विस दे रहे हैं,
ठीक है ना। बाहर से जो स्टूडेंट आ रहे हैं, एक्सटर्नल कस्टमर, उनको सर्विस तो दे ही रहे, साथ साथ में जो अंदर जो उसका प्रिंसिपल है उसको किस प्रकार ट्रीट कर रहा है, ये भी तो एक प्रकार की सर्विस ही है। उसको वेतन मिल रहा है, उसको कैसे बुलाया जा रहा है, उसको कैसे रखा जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, ये इंटरनल कस्टमर है। तो ये सर्विस के सप्लायर भी है और साथ सर्विस के जो है रिसीवर भी है, ठीक है ना, ठीक है ना। कस्टमर ऑफ द सर्विस एंड सप्लायर ऑफ द सर्विस, दोनों प्रकार के। तो ये इंटरनल कस्टमर को अगर हम सही ढंग से रखेंगे तो ये एक्सटर्नल कस्टमर को सही ढंग से रखेंगे, इससे हमारा जो उद्योग है वो सही ढंग से चलता है। आगे देखिए, ग्राहक पर फोकस करने का मतलब होता है ग्राहक की जरूरतों और अपेक्षाओं पर शोध करके उसको समझना, ठीक है। दूसरा, अपने संगठन के उद्देश्यों को ग्राहक की जरूरतों के साथ में जोड़ना, ग्राहकों के साथ संवाद करना, उनकी संतुष्टि को मापना, अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के तरीके खोजने के लिए परिणामों का उसके ग्राहक के साथ जो संवाद किया जाता है उसका उपयोग किया जाए, ग्राहक संबंधों को प्रबंधित करें, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इससे क्या होगा, ग्राहक पर ध्यान केंद्रित करने से अपसेल, आपका जो सेल है वो अप हो जाएगा, एंड माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है, अधिक अधिक बिक्री, राजस्व में वृद्धि, बाजार हिस्सेदारी, मजबूत ग्राहक निष्ठा जो बढ़ जाती है, व्यापार को दोहराने की ओर लेके जाती है, इससे हमारा व्यापार बढ़ता है। संतुष्ट ग्राहक दूसरों के उत्पादों के बारे में बताएंगे, दूसरों को उत्पादन के बताएंगे जैसे हमारी, ठीक है ना। तो ये पहला पॉइंट हो गया, पहला सिद्धांत हो गया कि हमें जो हमारे कस्टमर है उनकी नीड्स को समझना है, उनकी नेसेसिटी जो है उनको समझना है और उसके हिसाब से जो है हमें प्रोडक्ट तैयार करना है, प्रोसेस को सही ढंग से करना है। पहला है फोकस ऑन कस्टमर हो गया। दूसरा है टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट, कुल कर्मचारी प्रतिबद्धता। इसका मतलब ये होगा कि मैंने बताया था पियोन से लगा करके जो हायर सीनियर मैनेजमेंट है उन सभी की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए। इन सभी की एक मिशन के प्रति कि भाई हमें कस्टमर को क्वालिटी देनी है, इसके प्रति क्या होनी चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। कुल कर्मचारी प्रतिबद्धता का मतलब होता है सब की इसमें प्रतिबद्धता होनी चाहिए, ठीक है। और उसी हिसाब से क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए इस प्रतिबद्धता को पहुंचने के लिए हमारे जो कर्मचारी है उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उनको उचित संसाधन दिए जाने चाहिए, ठीक है, काम करने के लिए, ठीक है ना। और पूर्ण उत्पाद में प्रत्येक व्यक्ति के योगदान को स्पष्ट रूप से संवाद और स्वीकार करें। कहने का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है इस कंपनी के अंदर, ये इसको मानना चाहिए। और इस बात पर जोर दें कि प्रत्येक टीम या व्यक्ति स्वामित्व स्वीकार करता है, उन्हें समस्याएं उत्पन्न होने पर उन्हें हल करने की जिम्मेदारी और अवसर देता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है ना, उस जो कि मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए और ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझे और उसे अवसर भी मिले कि कंपनी में मुझे कुछ महत्व दिया जाता है। तो प्रत्येक कर्मचारी को महत्व दिया जाना चाहिए। फिर कर्मचारियों को व्यक्तिगत लक्ष्यों और उद्देश्यों के खिलाफ प्रदर्शन का स्व मूल्यांकन करना चाहिए। कर्मचारियों को यह देखना चाहिए कि कंपनी के लक्ष्य क्या है और मुझे दिए गए लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। कर्मचारी को यह देखना चाहिए कि मुझे जो व्यक्तिगत लक्ष्य दिए गए हैं वो क्या है और जो कंपनी के लक्ष्य क्या है, और मैं क्या मेरे जो लक्ष्य, मैं जो काम कर रहा हूँ वो उससे कंपनी के लक्ष्य पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ऐसा उसको स्व मूल्यांकन करना चाहिए। तो कर्मचारियों को स्व मूल्यांकन के लिए क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। स्व मूल्यांकन, कर्मचारी अपना स्व मूल्यांकन करे, ठीक है। इसके अलावा अपने कर्मचारियों और अपने हितधारकों में विश्वास पैदा करने के लिए सफलताओं और अनुकूलित प्रदर्शन को स्वीकार करना चाहिए। जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाए, उनको पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। सुनिश्चित करें कि आपके संसाधनों का यथासंभव कुशलता से उपयोग किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। लोगों को अपने ज्ञान, क्षमता और अनुभव को बढ़ाने के लिए लगातार सीखने और अन्य भूमिकाओं में जाने के अवसरों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां कर्मचारी समस्याओं पर खुलकर चर्चा कर सके और उन्हें हल करने के तरीके सुझा सकें।
इस कुल कर्मचारी प्रतिबद्धता से क्या होगा? इससे टीम वर्क की भावना पैदा होगी लोगों में। जो सब अलग अलग काम करते हैं उसकी बजाय इनमें क्या होगा, एक टीम कल्चर डेवलप होगा, एक संस्कृति का विकास होगा, संगठन की संस्कृति का विकास होगा, टीम वर्क की भावना का भी विकास होगा। चूंकि हर एक कर्मचारी को इसमें कुछ न कुछ भूमिका दी जाती है, उसे यह अनुभव कराया जाता है कि वह इस कंपनी का नौकर नहीं है बल्कि पार्टनर है, कंपनी का पार्टनर है, ऐसा उसको महसूस कराया जाता है। और इससे कर्मचारी के ठहराव में वृद्धि होती है, क्योंकि कर्मचारी ग्राहकों की संतुष्टि की दिशा में काम करने के लिए लगातार प्रेरित, प्रतिबद्ध और सक्रिय रूप से शामिल है। वो ग्राहकों उसको कंपनी के अंदर क्या डिसीजन लिए जाते हैं, क्या नहीं लिए जाते हैं, कर्मचारियों से भी सलाह ली जाती है, जिससे कर्मचारियों को ये लगता है कि मैं भी इसका पार्टनर हूँ। इससे ठहराव में वृद्धि होती है। और इससे क्या होता है, वो कर्मचारी जो इंटरनल कस्टमर है वो एक्सटर्नल कस्टमर को, यानी बाहर के जो ग्राहक है अपने, उनको जो है उनकी संतुष्टि की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित, प्रतिबद्ध और सक्रिय रूप से काम करने लग जाता है। फिर आता है समस्या समाधान और प्रक्रिया में सुधार में व्यक्तिगत और टीम नवाचार और रचनात्मकता। कहने का मतलब ये कि समस्या समाधान और प्रक्रिया में सुधार, हमें क्या करना है, समस्या का समाधान करना है, और उसके लिए हमें किस में सुधार करना है, क्वालिटी में सुधार करने के लिए हमें प्रोसेस में सुधार करना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत गोल दिए जाते हैं, टीम जो सामूहिक गोल दिए जाते हैं, और नए नए नवाचार लाए जाते हैं। ठीक है, कर्मचारी जो अपने काम के लिए गर्व और जवाबदेही लेते हैं, इसमें ऐसे कर्मचारी जो कि क्या काम करते हैं, अपने काम को जो है जिम्मेदारी पूर्वक, जवाबदेहिता से निभाते हैं, और अच्छा काम करने पर उनको जो है उनकी प्रशंसा भी की जाती है, उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, प्रोत्साहित भी किया जाता है। सक्रिय सहभागिता और निरंतर सुधार में योगदान के लिए उत्साह मिलता है। जब सभी लोगों की किसी काम के अंदर सहभागिता होती है, सभी लोगों को इसमें सहभागिता दी जाती है, एक पार्टनरशिप जैसा अनुभव कराया जाता है, तो सभी लोग इसमें सहभागिता निभाते हैं और वो निरंतर सुधार करने के लिए योगदान देते हैं, उसमें उसके प्रति उत्साह दिखाते हैं। तो दो सिद्धांत अपन ने अभी पढ़ लिए। पहला सिद्धांत था कस्टमर पर फोकस करना, कस्टमर पर फोकस करना, ठीक है ना, कस्टमर की जरूरतों पर ध्यान देना। ठीक है, और दूसरा सिद्धांत पढ़ा कि सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, सभी, ठीक है, पियोन से लगा करके सीनियर मैनेजमेंट तक सभी जो है वो क्वालिटी सुधार पर ध्यान केंद्रित करने चाहिए। और इसके लिए हमें कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी करना पड़ेगा, कर्मचारियों को एक प्रकार का पार्टनरशिप जैसा अनुभव भी कराना पड़ेगा, अच्छा फील करवाना पड़ेगा। वो कर्मचारी जो काम करने वाले हैं वो हमारे इंटरनल कस्टमर है, और इंटरनल कस्टमर यदि खुश रहेंगे तो एक्सटर्नल कस्टमर जो है उसको भी वो खुश रखेंगे, जिससे हमारा जो धंधा है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। आगे जो है तीसरा सिद्धांत है वो प्रक्रिया में सुधार, यानी कि प्रक्रिया दृष्टिकोण, फोकस ऑन प्रोसेस को सुधारना है। ठीक है ना, प्रोसेस को सुधारना है। गुणवत्ता प्रबंधन में प्रक्रियाओं का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि निरंतरता सुनिश्चित करने और उत्पादन में तेजी लाने के लिए सही समय पर उचित कदम कब और कैसे उठाया जाए। इस टीक्यूएम सिद्धांत को लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियों को चित्रित करने के लिए प्रक्रिया प्रवाह चार्ट जैसे कुल गुणवत्ता प्रबंधन प्रकरण का प्रयोग करें। हमें एक प्रक्रिया प्रवाह चार्ट का उपयोग कर सकते हैं कि भाई ये पहले यहाँ पर ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। इस प्रकार से हम जिम्मेदारियों को बांट सकते हैं। ठीक है ना, स्पष्ट भूमिकाएं दे सकते हैं, तो हम प्रोसेस में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस में सुधार करने के लिए हम क्या प्रक्रिया प्रवाह चार्ट का उपयोग कर सकते हैं, ताकि हर कोई ये जानता हो कि निश्चित समय पर कौन क्या करता है। प्रक्रिया प्रवाह चार्ट बनाने पर हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि निश्चित समय पर कौन क्या कर रहा है। एक दृश्य कार्य योजना बना दी जाए ताकि हर कोई आसानी से उन विशिष्ट गतिविधियों को देख सके जिन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है। यहाँ देखने के लिए वर्तमान गतिविधियों का विश्लेषण माप करें, सुधार कहाँ किए जा सकते हैं या प्रक्रिया में कदम कहाँ अड़चने पैदा कर रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। मूल्यांकन करें कि आपकी प्रतिक्रिया और गतिविधियों का आपके ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और सभी हितधारकों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।
इस प्रक्रिया दृष्टिकोण को अपनाने से क्या होगा, लेस डिफेक्ट प्रोडक्ट मिलेंगे, कम जो खराब प्रोडक्ट मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे क्योंकि हमने प्रोसेस को सुधार दिया। लेस डिफेक्ट प्रोडक्ट मिलेंगे और उस पर लागत भी कम आएगी, क्योंकि अगर एक बार खराब प्रोडक्ट बाहर निकलता है तो उसको हम रिपेयर करने के लिए उसके ऊपर रिवर्क किया जाता है, उसके ऊपर टाइम और पैसा जो है वो इन्वेस्ट, मतलब एक प्रकार से वेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो वो लागत भी कम आएगी, प्रक्रिया पर ध्यान देने से वो लागत कम आएगी और तेजी से विकास होगा और उत्पादन कम लागत और राजस्व में क्या होगी, वृद्धि होगी। कम लागत पर कम लागत होगी इसलिए उत्पादन ज़्यादा होगा, कम लागत होगी और राजस्व में वृद्धि होगी। अधिक स्थिरता और अनुमानित परिणाम मिलेंगे। निरंतर सुधार और सफलता पर क्या होगा, ध्यान होगा, ठीक है ना। तो ये इसमें दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि हमें प्रक्रिया को सुधारना है। प्रक्रिया को सुधारेंगे तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, हमें खराब प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, वेस्टेज नहीं होगा। आता है नेक्स्ट सिद्धांत है एकीकृत प्रणाली। एकीकृत प्रणाली का मतलब ये है, एकीकृत प्रणाली का मतलब ये होता है कि हर एक जो कंपनी होती है, हर एक कंपनी, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, जिसको हम एक प्रकार से साइलो कह सकते हैं। मैनेजमेंट या बिजनेस की भाषा के अंदर साइलो बोला जाता है, साइलो, ठीक है, या अलग अलग डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। अब एकीकृत प्रणाली ये कहती है कि हमें इन जो विभाग है उन विभागों के अंदर क्या करना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा। जैसे तो दो प्रकार का तालमेल हो सकता है, एक तो होता है वर्टिकल तालमेल, वर्टिकल अलाइनमेंट, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब, वर्टिकल का मतलब यह होगा कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, उनमें उनके बीच में अलाइनमेंट होना चाहिए। इसको बोला जाता है वर्टिकल अलाइनमेंट। और जो एक विभाग और दूसरे विभाग के जो कर्मचारी है, एक विभाग और दूसरे विभाग के बीच में जो तालमेल होता है, जो इंटीग्रेशन होता है, सहयोग होता है, जो संचार होता है, उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ये कहता है कि किसी भी कंपनी के अंदर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी होना चाहिए, दो विभागों के बीच में भी क्या होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, साथ साथ में वर्टिकल अलाइनमेंट भी होना चाहिए। आमतौर पर एक व्यवसाय में कई अलग अलग विभाग होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट कार्य और उद्देश्य होते हैं। इन विभागों और कार्यों को क्षैतिज प्रक्रियाओं से जोड़ा जाना चाहिए। इन विभागों को किस पे जोड़ना चाहिए, क्षैतिज, मैंने बोला था ना, एक विभाग को दूसरे विभाग से जोड़ना, ठीक है ना, से जोड़ा जाना चाहिए। इसको हम क्रॉस फंक्शनल अलाइनमेंट भी कहते हैं। क्रॉस फंक्शनल का अलाइनमेंट का मतलब एक विभाग का दूसरे विभाग से कार्य अलग होता है, तो इन विभागों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। भले इनका काम अलग हो लेकिन इनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। एक विभाग अगर दूसरे विभाग को अपने कार्य में सहयोग करे, इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, जो कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन पर का फोकस होना चाहिए। क्रॉस फंक्शनल यानी कि एक विभाग को दूसरे विभाग से क्षैतिज प्रक्रियाओं के द्वारा जोड़ा जाए, लेकिन कभी कभी ये विभाग और कार्य अलग अलग साइलों में काम करते हैं। आप जानते, मैंने बताया था, अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, इनके बीच में कोई अलाइनमेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक एकीकृत प्रणाली में हर विभाग में प्रत्येक व्यक्ति को नीतियों, मानकों, उद्देश्यों और प्रक्रियाओं की पूरी समझ होनी चाहिए। कहने का एकीकृत प्रणाली के अंदर यह होना चाहिए कि हर एक विभाग के अंदर जो काम करने वाला आदमी है उसको कंपनी क्या करने जा रही है उसकी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी के व्यक्ति को नीतियों की, मानकों की, उद्देश्यों की, प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए हर एक व्यक्ति को, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं एकीकृत प्रणाली। अब आता है वर्टिकल अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, एक ही डिपार्टमेंट के लोगों के बीच में अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब होता है दो अलग अलग डिपार्टमेंट सभी कर्मचारियों के साथ साथ सभी संगठनात्मक विभागों को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए कहता है। मतलब दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को आपस में जोड़ना, उनके अंदर सहयोग, ठीक है ना, संवाद। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत को लागू करने के लिए, जो एकीकृत सिद्धांत है उसको लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणवत्ता पर केंद्रित कार्य संस्कृति का विकास करना पड़ेगा। हमें गुणवत्ता पर केंद्रित संस्कृति, इस कार्य, ये जो इंटीग्रेटेड सिस्टम लाएंगे तो इससे हमें क्या आएगा, गुणवत्ता है। तो ये लोगों की एक सोच है कि भाई मैं मेरा काम करूंगा और उसके बदले में वेतन लूंगा, ये सोच होती है। एक दूसरी सोच ये होती है
कि मुझे मेरे इस संगठन के लिए, संगठन के उद्देश्यों के लिए काम करना है। अगर संगठन ये कहता है कि मुझे इस संगठन की मुझे क्वालिटी चाहिए, तो जो कर्मचारी है वो उस क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए सबसे सहयोग करता है, सबसे मिलजुल कर टीम भावना की से कार्य करता है, ठीक है ना। और गुणवत्ता हर कीमत पर चाहिए, उसके लिए प्रतिबद्ध रहता है। इस प्रकार की सोच को खड़ा करने की जरूरत है। इस सोच को खड़ा करने की जरूरत है कि हमें किसी भी कीमत पर जो है गुणवत्ता चाहिए। गुणवत्ता पर केंद्रित जो कार्य संस्कृति है, गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध लोगों की जो कार्य करने की शैली है, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। कर्मचारियों को यह समझने में मदद करने के लिए फ्लो चार्ट, अन्य विजुअल एड्स का उपयोग करें। अनेक उनके कार्य कंपनी के बाहरी हिस्सों के साथ कैसे फिट होते हैं, ठीक है ना, वो हम इसको इन विजुअल एड्स के माध्यम से समझा सकते हैं कि भाई आपके द्वारा ये निर्मित सामान है, वो दूसरों के साथ इस प्रकार से, इस पार्ट से जुड़ करके इस प्रकार का काम होता है, ठीक है। जहां सुधार किए जा सकते हैं उसे देखने के लिए जैसी प्रक्रिया विश्लेषण का उपयोग कर सकते हैं। उन कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जिन्हें नई प्रक्रियाओं को सीखने की आवश्यकता है और जो उन्नति के अवसर तलाशना चाहते हैं। गुणवत्ता पर ध्यान दें जो आपके व्यवसाय को उत्कृष्टता प्राप्त करे, ग्राहकों की सेवा को पूरा करने और उससे अधिक अवसर करने अधिक मदद करेगी। तो ये जो सिद्धांत है, ठीक है ना, कि एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। सभी लोग जो है एक मिशन के लिए काम करें, गुणवत्ता के लिए काम करें, ठीक है ना, और इसके लिए हमें गुणवत्ता संस्कृति को खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा सिद्धांत हो गया। अब नेक्स्ट सिद्धांत जो है वो है सामरिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण। सामरिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण क्या होता है? एक विकास या उत्पादन चक्र के भीतर कई प्रक्रियाओं को दक्षता बढ़ाने के प्रयास में प्रक्रियाओं की एक प्रणाली के रूप में प्रबंधित किया जाता है। इस TQM सिद्धांत को लागू करने के लिए क्या किया जा सकता है? उन लोगों को उचित प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करें जो उन्हें प्रक्रिया में अपने व्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करें। कहने का मतलब यह है कि कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, उनको संसाधन प्रदान किए जाए ताकि वो अपने व्यक्तिगत, जो कंपनी के द्वारा उसको कंपनी के अंदर एक व्यक्तिगत गोल दिया गया है, उसको पूरा करने में मदद कर सके। प्रक्रियाओं और उत्पादों में लगातार सुधार करें, प्रक्रिया को और उत्पाद को लगातार सुधारें। लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक उपकरणों को जो है ना अपग्रेड करते रहें, ठीक है। और सभी कर्मचारियों के लिए निरंतर सुधार को एक मापने योग्य उद्देश्य बनाएं। निरंतर सुधार करना है, ठीक है ना, हमें क्या करना है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है। तो उसके लिए हमें हर एक कर्मचारी को एक उद्देश्य देने पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक गोल देना पड़ेगा। और वो गोल कैसा होना चाहिए? एक मापने योग्य गोल देना पड़ेगा। मापने योग्य मतलब उसका मापन किया जा सके कि वो गोल अचीव हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो हमें यदि निरंतर सुधार करना है तो सभी कर्मचारियों को एक मापने योग्य गोल देना पड़ेगा। नवाचारों और प्रक्रिया सुधारों को पहचानें, स्वीकार करें और उन्हें पुरस्कृत करें, ठीक है। नवाचारों को जो है इसमें प्रोत्साहित करना चाहिए। लाभ इससे क्या होगा? प्रक्रिया की बाधाओं या जो क्षति होती है, टूटने को तुरंत पहचाना जा सकेगा और प्रतिक्रिया करने और ठीक करने की क्षमता का विकास होगा। समग्र रूप से बेहतर संगठनात्मक क्षमताएं और बेहतर प्रदर्शन हो पाएगा। अब आता है निरंतर सुधार। इसका छठा सिद्धांत है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को हम जो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को हम PDCA साइकिल के द्वारा समझ सकते हैं। P फॉर प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। सबसे पहले क्या किया जाता है? कोई चीज़ की प्लानिंग की जाती है कि हमें ये चीज़ें जो है
वो मतलब करनी है, मतलब किसी भी चीज़ को, प्रोसेस को इस्टेब्लिश किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स और प्रोसेस को क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है कि हमें ये रिजल्ट चाहिए। तो वांछित रिजल्ट प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, मशीनरी को स्थापित किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ठीक है। और फिर उस मशीनरी को क्या किया जाता है, उस प्लान को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब डू किया जाता है प्लान, फिर डू किया करते हैं। उस एग्जीक्यूट करने के बाद में हम ये देखते हैं कि वो प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करने के बाद में उसके क्या परिणाम आए, उसके फैक्ट्स को गैदर किया जाता है, उसके डेटा को, रिजल्ट को गैदर किया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें चेक के अंदर क्या किया जाता है, हम देखते हैं कि हमने जो प्लान क्रियान्वित किया था वो सही ढंग से काम किया कि नहीं किया, ठीक है ना, काम किया कि नहीं किया, वो उसको, उसके लिए हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि वो सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसमें क्या कमियां रहेगी, और ये आ जाए चेक के अंदर। उसके बाद में हम फिर क्या करते हैं, नई योजना, इसमें क्या किया जाता है, उसमें अगर उसमें कुछ कमी रह गई हो तो फिर तो हम उसमें क्या करते हैं, सुधार कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं अपने प्लान को, और फिर से उसको क्या किया जाता है, इम्प्रूव कर लिया जाता है। कहने का मतलब हमारे जो प्लान में जो कमी रह गई थी उसको क्या कर लिया जाता है, इससे डेटाओं से मालूम पड़ गया कि हमारे प्लान में ये कमी रह गई थी, फिर उस प्लान को वापस से क्या किया जाता है, एक्ट किया जाता है। कहने का मतलब हमने इस एक्ट वाले पोर्शन में हमने क्या किया, एडजस्ट किया कि भाई हमारा प्लान के अंदर ये कमी रह गई, हाँ उसको हमने इंप्रूव कर लिया। तो इस प्रकार से ये चक्र लगातार चलना चाहिए, प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान किया जाता है, ठीक है ना, इसमें मशीनरी को इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि हमें ऑब्जेक्टिव को बताया जाता है, ताकि हमें कोई वांछित परिणाम मिल सके। फिर काम किया जाता है, मतलब उसको कैरी आउट किया जाता है कि हाँ इस प्लान को अब क्रियान्वित कर दिया। क्रियान्वित करने के बाद में देखा जाता है कि हाँ वो प्लान जो है वो सही लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके इंफॉर्मेशन, तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद में वापस से उस प्लान के अंदर इंप्रूवमेंट किया जाता है और उसके ऊपर वापस से एक्ट किया जाता है। इसको प्लान, डू, चेक, एक्ट कहते हैं। इस प्रकार निरंतर सुधार किया जाता है इसके अंदर। इष्टतम दक्षता और पूर्ण ग्राहक संतुष्टि एक दिन में नहीं होती है। आपके व्यवसाय को लगातार प्रक्रियाओं में सुधार करने और अपने उत्पादों और सेवाओं की अनुकूलित करने के तरीके खोजने चाहिए, क्योंकि ग्राहक को बदलाव की आवश्यकता होती है। हमें बार बार उसको सुधार करना पड़ेगा। व्यक्तियों, टीमों और विभागों के लिए मापने योग्य लक्ष्यों के रूप में उत्पाद, प्रक्रिया और सिस्टम सुधार स्थापित करने के लिए नीतियों को लागू करें। यानी कि हमें मापने योग्य लक्ष्य देने चाहिए, व्यक्ति को भी मापने योग्य लक्ष्य दो, टीम को भी दो, विभागों को भी दो। प्रक्रिया और विकास में सुधार के लिए नवाचार को पहचानना, स्वीकार करना और उसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। कर्मचारियों को उपलब्ध प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने और नई अतिरिक्त भूमिकाएं लेने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए उनको प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेने के लिए, क्योंकि कर्मचारी सीखेगा तो ही जा करके वो आगे क्या कर पाएगा, क्वालिटी में सुधार के लिए काम कर पाएगा। इससे क्या होगा, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए बेहतर लाभ और क्षमताएं, रणनीतिक रूप से सरेगी सुधार्य लक्ष्य, बाधाओं और टूटी हुई प्रक्रिया को पहचानने और ठीक करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया होगी। नेक्स्ट है तथ्य आधारित निर्णय लेना। नेक्स्ट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन। विश्लेषण और डेटा एकत्र करने से उपलब्ध जानकारी के आधार पर बेहतर निर्णय होते हैं। सूचित निर्णय लेने से ग्राहक और आपके बाजार की बेहतर समझ होती है। तथ्य आधारित निर्णय लिए जाएंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा का विश्लेषण और जांच करें कि यह विश्वसनीय और सटीक है। हितधारकों के लिए प्रासंगिक डेटा उपलब्ध कराएं। डेटा एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए मान्य विधियों का उपयोग करें। अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान के अलावा डेटा से सीखे गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। तथ्य आधारित निर्णय लेने से गुणवत्ता संस्कृति के बारे में रुझान बढ़ेगा। सूचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। नेक्स्ट है संचार। आपके संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को उन योजनाओं और रणनीतियों और विधियों से अवगत कराने की आवश्यकता है जिनका उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। यदि आप अच्छी संचार योजना नहीं है तो विफलता का जोखिम अधिक है, ठीक है ना। आपके पास संचार योजना होनी चाहिए। संचार की एक आधिकारिक लाइन स्थापित करें ताकि सभी कर्मचारी अपडेट, नीति और परिवर्तन, नई प्रक्रियाओं में जान सके। जहाँ तक संभव हो निर्णय लेने में कर्मचारियों को शामिल किया जा सके।
आपके संगठन में प्रत्येक व्यक्ति को उन योजनाओं, रणनीतियों और विधियों से अवगत होने की आवश्यकता है जिनका उपयोग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को, संगठन के अंदर जो काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति है, उसको रणनीतियों, योजनाओं, विधियों की जानकारी होनी चाहिए, लक्ष्यों का ज्ञान होना चाहिए। आपके पास अगर अच्छी संचार योजना नहीं है तो विफलता का जोखिम अधिक है, विफलता आपको हाथ लग सकती है, विफलता होने की पूरी संभावना है। तो संचार व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंदर अलग अलग विभागों के बीच में संचार व्यवस्था होनी चाहिए और एक ही विभाग के लोगों के बीच में संचार होना चाहिए और कंपनी की नीतियों से वो भली भांति अवगत होने चाहिए। संचार की एक आधिकारिक लाइन स्थापित करनी चाहिए ताकि सभी कर्मचारी अपडेट रहें, नीति परिवर्तन और नई प्रक्रियाओं के बारे में जान सके कि कौन कौन सी नीतियों में बदलाव किया गया है, नई प्रक्रियाओं के बारे में जान सके। जहाँ तक संभव हो निर्णय लेने में कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए, निर्णय लेते वक्त कर्मचारियों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि कर्मचारी ही क्या होते हैं कि वो कस्टमर से मिलते हैं, कस्टमर से बातें करते हैं, तो वो उनकी नीड को और ज़्यादा करीब से जानते हैं, इसलिए उनको भी सहभागी बनाया जाए। सुनिश्चित करें कि हर विभाग में हर कोई अपनी भूमिका को समझता हो, कंपनी के बाकी हिस्सों के साथ कैसे फिट बैठता है ये भी उसको समझ में आना चाहिए कि वो खुद जो है उसके द्वारा बना हुआ जो प्रोडक्ट है या उसका कार्य कंपनी के दूसरे हिस्सों के साथ में किस प्रकार से फिट बैठता है, ये उसको पता होना चाहिए। संचार से क्या होगा? संचार से मनोबल और प्रेरणा में वृद्धि होगी। सब कर्मचारी ये समझते हैं कि उनके योगदान से कंपनी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कैसे मदद मिलती है। हर एक कर्मचारी को ये समझ होनी चाहिए कि कर्मचारी के खुद के कार्य से कंपनी को अपने लक्ष्य पूरा करने में किस प्रकार से मदद मिलती है। इसके साथ साथ में अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग होना चाहिए, साइलों का कनेक्शन होना चाहिए, वर्तमान नीतियों और प्रक्रियाओं की प्रभावशालीता को अधिक सटीक रूप से मापने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है ना। इस गुणवत्ता प्रबंधन अवधारणा का सफल कार्यान्वयन रातों रात नहीं होगा। तो इस प्रकार आठ सिद्धांत हमने पढ़ लिए हैं। TQM जो है उसके 8 सिद्धांत। इसमें पहला सिद्धांत अपन ने देखा कस्टमर फोकस, ग्राहक पर ध्यान देना। दूसरा अपन ने देखा कुल कर्मचारी प्रतिबद्धता, सभी कर्मचारियों की क्या होनी चाहिए, एक सिंगल मिशन के लिए प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि हमें क्वालिटी लानी है, ग्राहक को क्वालिटी देनी है, ग्राहक की संतुष्टि होनी चाहिए। इस मिशन के प्रति सभी कर्मचारी प्रतिबद्ध होने चाहिए। तीसरी है प्रक्रिया दृष्टिकोण। प्रक्रिया दृष्टिकोण, हमें प्रोसेस को सुधारना है, हमें प्रोसेस को सुधारना है, प्रक्रिया दृष्टिकोण। चौथा सिद्धांत अपन ने पढ़ा एकीकृत प्रणाली। एकीकृत प्रणाली का मतलब क्या होता है? एकीकृत प्रणाली का मतलब यह होता है कि जो कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है वो उनके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हर एक प्रकार से अलाइनमेंट होना चाहिए। ठीक है। पांचवा अपन ने पढ़ा सामरिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण, सामरिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण। छठा अपन ने पढ़ा निरंतर सुधार का दृष्टिकोण, यानी कि हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव करते जाना है। और सातवां अपन ने देखा तथ्य आधारित निर्णय लेना। तथ्य आधारित निर्णय लिए जाएंगे, वो बिल्कुल तथ्यों पर बेस्ड निर्णय लिए जाएंगे। पहले किसी भी जो घटनाएं घटित हुई है या प्रोडक्ट जो मार्केट में लाए गए हैं उनसे जो पूरा एनालिसिस किया जाएगा कि वो किस प्रकार से अपनी ग्राहक की उम्मीदों पर खरे उतरे कि नहीं उतरे, उसका पूरा एक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, उसके ऊपर उसके आधारित निर्णय लिए जाएंगे। और आठवां है संचार का सिद्धांत, यानी कि कंपनी के अंदर संचार होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक ही डिपार्टमेंट्स के अंदर और दूसरे डिपार्टमेंट्स के बीच में हर प्रकार से कंपनी का हर व्यक्ति जो इस बात से सूचित रहना चाहिए कि कंपनी क्या करने जा रही है, कंपनी के नीतियों के अंदर उस नीतियों से वो पूरी भली भांति अवगत होना चाहिए, तो ही वो अपने कस्टमर्स को जो है वो कंपनी के बारे में और अच्छी तरह बता पाएगा। तो इस प्रकार ये 8 सिद्धांत है। ये जो गुणवत्ता प्रबंधन का जो सिद्धांत है वो रातों रात लागू नहीं हो सकता या उसको सफल रूप से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि TQM अक्सर एक बड़े सांस्कृतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। एक सांस्कृतिक बदलाव की ज़रूरत होती है, एक ऐसी संस्कृति का विकास करना जो क्वालिटी के प्रति डिवोटेड हो, एक ऐसी संस्कृति का विकास करना जिसमें काम करने वाले एक कंपनी के अंदर काम करने वाले सभी लोग जो है वो टीम की भावना से काम करें। इस प्रकार की
सोच का विकास लोगों में करना पड़ेगा, तब जाकर के जो है वो कंपनी इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। आप तो शॉर्ट में हम सारा जो अभी तक पढ़ा है उसको देख लेते हैं। एक होता है इसमें PDCA साइकिल, जो मैंने बताया था निरंतर सुधार के लिए, इसको हम इस PDCA साइकिल के एक दूसरे नाम और है, इसको डेमिंग साइकिल भी कहते हैं। एक तो डेमिंग चक्र कहा जाता है इसको, और इसको इसी को बोला जाता है शिवार्ट साइकिल, शिवार्ट चक्र, ठीक है ना, ये याद रख लेना। PDCA साइकिल को डेमिंग चक्र और शिवार्ट चक्र भी कहते हैं, विद्वानों के नाम पे लिखे गए। प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। फिर प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा, कंपनी जो है वो अपने कार्मिकों का प्रशिक्षण करेगी ताकि वो नई नई तकनीकें सीखते रहें, ताकि क्वालिटी बढ़े। टीम कैसी होगी? उत्कृष्टता टीम। इसके अलावा कंपनी जो जो काम कर रही है वो डिसीजन लेगी, उसका पहले फैक्ट इकट्ठे करेगी, उसका मापन किया जाएगा, मापन योग्य लक्ष्य दिए जाएंगे उसको। इसके अलावा सुझाव की योजना होगी, कंपनी के जो कस्टमर है, कस्टमर जो है वो कंपनी को सुझाव दे सके, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ भी सुझाव दे सके, उसके लिए एक योजना तैयार की जाएगी। फिर निरंतर सुधार की बात की गई है, इसमें व्यवस्थित माप की बात की गई है। क्रॉस फंक्शनल प्रक्रिया प्रबंधन, इसका मतलब 2 या 2 से अधिक जो विभाग है उनके बीच में क्या होगा? सहयोग होगा। मानकों को प्राप्त करें और बनाए रखें और सुधार करें, ये ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण है। आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी की बात की गई है, जो आपूर्ति सप्लायर्स है, ठीक है ना, कंपनी के जो सप्लायर है, कंपनी का सामान बेचने वाले जो है, उनके साथ क्या किया जाएगा? उनको पार्टनरशिप, उनको पार्टनर माना जाएगा। सप्लायर्स को जो है पार्टनर माना जाएगा, पार्टनर, सप्लायर को पार्टनर माना जाएगा। आंतरिक ग्राहकों के साथ सेवा संबंध होगा, ग्राहक संचालित मानक होंगे, गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं होगा, प्रक्रिया उन्मुख, और प्रक्रिया कैसी होगी? परिणामों उन्मुख, ऐसी प्रक्रिया जिससे परिणाम निकले। केवल तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना, राय के आधार पर नहीं, ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। संपूर्ण संगठन को संरेखित करने के लिए एकीकृत करना, रणनीतिक और व्यवस्थित दृष्टिकोण, संचार खुला और संगठन के सभी स्तरों पर होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो वापस आप समझ लेंगे। अब आता है TQM का महत्व। TQM का महत्व क्या है? TQM का महत्व वही है कि इससे क्या होगा? सभी कर्मचारियों को गुणवत्ता प्रबंधन और निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित करके कंपनियां सांस्कृतिक मूल्यों को स्थापित करके और बनाए रख सकती है, जो ग्राहकों और संगठन दोनों के लिए दीर्घकालिक सफलता पैदा कर सकती है। इससे ग्राहकों को भी फायदा होगा और संगठन को भी फायदा होगा। गुणवत्ता पर TQM का ध्यान कर्मचारियों में कौशल की कमियों को पहचान करने में मदद करता है, साथ ही उन कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और शिक्षा या सलाह देता है। TQM टीम वर्क पर ध्यान देने के साथ साथ TQM क्रॉस फंक्शनल टीमों के निर्माण, ज्ञान को साझा करने की ओर लेके जाता है। विभिन्न समूह में बढ़ा हुआ संचार, समन्वय, संस्थागत ज्ञान को गहरा करता है। कंपनियों को कर्मियों की तैनाती में अधिक लचीलापन देता है, ठीक है। तो इस प्रकार अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो TQM का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये TQM का कॉन्सेप्ट, जो कि उद्योग जगत के प्रबंधन की अवधारणा है, आपको समझ में आया होगा। इसके 8 मुख्य जो सिद्धांत है वही इसके कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छी तरह आपको समझना पड़ेगा, और यही कॉन्सेप्ट जो है वो शिक्षा में लागू करने की बात हो रही है। तो TQM जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो 8 सिद्धांत है वो मैंने आपको बता दिए, समझा दिए अच्छी तरह। उसके अंदर जो जो चीज़ें, जो फैक्चुअल चीज़ें और ज़्यादा मैंने इसको समअप करके भी बता दिया। अब अगली क्लास के अंदर, क्योंकि ये वीडियो लंबा बन रहा था, तो मैं अब चाहता हूँ कि वीडियो जो है इसको 2 पार्ट्स में बनाया जाए। अगले वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि TQM के कॉन्सेप्ट को किस प्रकार से शिक्षा में लागू किया जाए। TQM के कॉन्सेप्ट को शिक्षा में किस प्रकार से लागू किया जाए, हम ये देखेंगे स्कूल एज ए फैक्ट्री, स्कूल एज ए फैक्ट्री। ये आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार उद्योग जगत की तुलना जो है वो शिक्षा प्रणाली से की जाएगी, स्कूल से की जाएगी, और इस कॉन्सेप्ट को शिक्षा में किस प्रकार से लागू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और आगे आने वाले वीडियो के अंदर
एक पार्ट के अंदर और आएगा इसके अंदर, जो हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।